हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं जो कि है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और बेसिकली इस टॉपिक में एनसीईआरटी में थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दे रखी है। देखो, अभी तक अपन ने इस चैप्टर में ये देखा कि अर्थ कैसे बनी। पहले तो अपन ने देखा था यूनिवर्स कैसे हुआ, ओरिजिन यूनिवर्स का कैसे हुआ, उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुई, उसके बाद अपन ने देखा कि अर्थ के ऊपर जो फर्स्ट लाइफ थी वो कैसे आई। बेसिकली अपन ने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। और अब अपन देखते हैं कि उस फर्स्ट लाइफ से डिफरेंट टाइप की स्पीसीज कैसे बनी। इस चीज के एविडेंस अपन पहले ही स्टडी कर चुके हैं, अब जो थ्योरीज है वो अपन करने वाले हैं। तो देखो, 3 थ्योरी अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। पहली जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट किसने दी थी, लेमार्क ने दी थी। और सेकंड जो है वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने दी थी। और थर्ड है म्यूटेशनल थ्योरी, जो ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी। फर्स्ट लेते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क ने दी थी। ठीक है, इस थ्योरी ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब क्यों कहते हैं इसको और क्यों एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, दोनों इसकी थ्योरी समझने के बाद समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो, इनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि इनके अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ होगा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से हुआ होगा। अब इसको आप अच्छे से समझे, इनकी थ्योरी को समझते हैं। तो इनकी थ्योरी को अपन 3 पॉइंट में स्टडी कर सकते हैं। पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट का क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। देखो, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि सही बात भी है, एनवायरमेंट लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो एनवायरमेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट, चेंज इन एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट चेंज होगा तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए नई नीड डेवलप होगी। फिर इनकी थ्योरी का दूसरा पॉइंट है एक्वायर्ड कैरेक्टर, टू फुलफिल द नीड। वो जो चेंजिंग एनवायरमेंट को एनवायरमेंट के लिए जो नीड आई थी उसको फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ कैरेक्टर एक्वायर करता है। और ये कैरेक्टर कहां से आते हैं, या तो वो अपनी बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को, यहां पर अपन क्या लिखेंगे, ऑर्गन, ठीक है, या तो बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ज्यादा यूज करता है या फिर कम यूज करता है। अगर वो ज्यादा यूज करेगा तो वो ऑर्गन और डेवलप होगा और आने वाली जनरेशन में क्या मिलेगा, वो और ज्यादा डेवलप फॉर्म में मिलेगा। और अगर उसने कम यूज किया तो आने वाली जनरेशन में वो कम डेवलप फॉर्म में मिलेगा, या हो सकता है वो मिले ही ना। तो नेक्स्ट अपने पहला पॉइंट हो गया कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, और एनवायरनमेंट चेंजिंग की नीड को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, नए कैरेक्टर एक्वायर करता है, जो कहां से आते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ज्यादा यूज करने से या कम यूज करने से। अब जो भी कैरेक्टर आएंगे वो कैरेक्टर जो होते हैं लेमार्क के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी हो सकते हैं। और धीरे धीरे टाइम के साथ में ये नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पहले वाली जनरेशन से इतनी अलग हो जाएगी कि वो एक नई स्पीसीज बना लेगी। These acquired character are heritable and pass into next generation. Slowly, these variation accumulate and produce new species. ये पॉइंट थे अपने किसके, लेमार्क के। अब इसे यूज एंड डिसयूज क्यों कहा, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड थी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर आते हैं वो क्यों आते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ज्यादा यूज करने की वजह से या कम यूज करने की वजह से। एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस क्यों कहा, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म अपने बर्थ के बाद में एक्वायर करता है, जिसे एक्वायर्ड कैरेक्टर बोला। और लेमार्क के अकॉर्डिंग ये एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी होते हैं। लेकिन ये थ्योरी जो थी अब कोई मानता भी नहीं है, और इसे डिसअप्रूव बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया। एक साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ने को मिल सकता है, विजमैन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। मैंने लिखवाया नहीं है क्योंकि बुक में है नहीं, लेकिन आप अच्छे से सुन सकते हैं। उन्होंने जो क्या किया था कि जो माउस होता है उसकी जो पूंछ होती है उसको कट कर दिया, फिर उसके आने वाली जो जनरेशन थी उसमें भी कट कर दिया। ऐसे वो काफी जनरेशन तक ऐसे करते गए। वो प्रूफ करना चाह रहे थे कि जैसे माउस में पूंछ कट कर दी तो बेसिकली वो यूज नहीं हो रही, और ऐसा उन्होंने काफी जनरेशन तक किया। लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट जनरेशन आती थी वो वैसी ही थी, उसी पूंछ के साथ थी, उसी लेंथ की पूंछ के साथ थी। ऐसा भी नहीं हुआ कि पूंछ थोड़ी छोटी हो गई हो।
तो उन्होंने डिसअप्रूव की लेमार्क की थ्योरी को, ठीक है। तो इस तरीके से लेमार्क की थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया। अब लेमार्क की थ्योरी के सपोर्ट में एनसीईआरटी में कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो लेमार्क ने अपने हिसाब से समझाया? उन्होंने समझाया कि जिराफ की लंबी गर्दन कैसे हुई, जिसे अभी अपन समझते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं अपन लेमार्किज्म का, या फिर लेमार्क का जो प्रिंसिपल था उसको समझने के लिए उसने क्या एग्जाम्पल दिया था। तो देखो, जो जिराफ के एंसेस्टर थे वो कैसे थे? शॉर्ट नेक के थे, ठीक है, और वो ग्राउंड पे जो वेजिटेशन थी उसको कंज्यूम करते थे। टाइम के साथ में एनवायरनमेंट में चेंजेज आए और ग्राउंड की जो वेजिटेशन है वो कम होती गई। अब उसे जो ऊपर जो वेजिटेशन थी उसको कंज्यूम करना पड़ता था, और ये करने के लिए उसे अपनी नेक को क्या करना पड़ता था? स्ट्रेच करना पड़ता था। तो देखो, अभी जो अपन ने पॉइंट देखे थे उसके हिसाब से पहली चीज क्या हुई? एनवायरनमेंट में चेंज, और एनवायरनमेंट में चेंज क्या हुआ? नियर ग्राउंड वेजिटेशन जो है वो खत्म हो गई। दूसरा था कि एक्वायर कैरेक्टर आएंगे, और एक्वायर कैरेक्टर किससे आते हैं? या तो ऑर्गन के यूज से या डिस यूज से, मतलब और ज्यादा यूजेज से या कम यूज से। और इस केस में जिराफ को अपनी नेक को क्या करना पड़ा? ज्यादा यूज करना पड़ा। किसको कंज्यूम करने के लिए? ट्री की लीफ को कंज्यूम करने के लिए। और यही वजह है टाइम के साथ में उसकी जो नेक है उसमें क्या हो गई? वो और ज्यादा क्या होती गई? लंबी होती गई। और ये लंबी नेक जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती गई, और स्लोली ओवर द ईयर्स जिराफ एक्वायर अ लॉन्ग नेक। ये कंसेप्ट था किसका था? लेमार्क का था, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से इवोल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन लेमार्क ने जिराफ की नेक का लंबा होना अपना इस तरीके से समझाया कि पहले छोटी नेक के थे, क्योंकि नेक को ज़्यादा यूज किया तो फिर टाइम के साथ में ये नेक लंबी होती गई, और ये जो एक्वायर कैरेक्टर है नेक्स्ट जनरेशन में पास होता गया, और जिराफ की नेक जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है। ऐसे एक दो और एग्जाम्पल है, जैसे ऐसा है कि स्नेक जो है उसके जो एंसेस्टर थे उनकी क्या होती थी? लेग होते थे, लेकिन जब वो बिल में एंटर करते थे तो उनके नेक में मतलब जो लेग होते थे वो प्रॉब्लम देते थे। वो अपने लेग को फोल्ड करके किसके अंदर एंटर करते थे? जो बिल होते थे उनके अंदर एंटर करते थे। और यही वजह है टाइम के साथ में उन्होंने कम यूज किया किसको? अपने लेग्स को, और यही वजह धीरे धीरे लेग छोटे होते गए और बिल्कुल गायब हो गए। ये सही चीजें हैं कि जिराफ की एंसेस्टर जो है वो छोटे नेक के थे, स्नेक के जो एंसेस्टर थे वो बिना लेग के थे, लेकिन उनका इवोल्यूशन लेमार्क के कंसेप्ट के हिसाब से नहीं हुआ था। लेकिन लेमार्क ने इसी तरीके से समझाया, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस समझाया, जो बिल्कुल रॉन्ग है। और ये किसने मतलब इसको रॉन्ग प्रूफ किया? ये प्रूफ किया विजमैन साइंटिस्ट ने, जिसका बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए गए थे कि लेमार्क का कंसेप्ट नहीं लगता। जैसे ऐसे बोला गया कि अगर एक कोई बॉडी बिल्डर है और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, क्या उसमें पहले से ही ज़्यादा मसल्स होगी? क्योंकि उसने तो अपनी ज़िंदगी भर अपनी मसल्स को ज़्यादा यूज किया, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ये कैरेक्टर पास होना चाहिए, जबकि आप जानते हो कि ऐसा नहीं होता। तो लेमार्क का ये कंसेप्ट था और उसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए, और फिर यही वजह है कि नेक्स्ट थ्योरी आई, जो कि कौन सी थी? डार्विन की थ्योरी, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी लेते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने दी थी। और डार्विन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के थे। इनकी ये जो थ्योरी थी दो थिंग पर बेस्ड थी। एक इनकी खुद की ऑब्जर्वेशन, जो उन्होंने जब अपनी जो जर्नी की थी HMS बीगल से गैलापेगस आइलैंड की, जिसे लिविंग लेबोरेटरी भी कहते हैं, ये अपन ने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा था, वहां पर जो ऑब्जर्वेशन की थी उसके ऊपर बेस्ड थी। और एक थॉमस माल्थस का एक आर्टिकल आया था पॉपुलेशन पर कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, और स्पेशली ह्यूमन के बारे में था वो, और जो रिसोर्सेज होंगे उनके लिए स्ट्रगल होगा। तो उस आर्टिकल से ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड थे। तो इन दो चीजों पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और इनकी थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। और इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी थी वो कहां पर पब्लिश की थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे। तो क्या याद रखना है? डार्विन की थ्योरी दो चीज पर बेस्ड थी। उनकी वो जहाज का नाम याद रखना है, HMS बीगल।
कहां पर उन्होंने जर्नी की थी? गैलापेगस आइलैंड पर, उसे लिविंग लेबोरेटरी भी कहते हैं। किस साइंटिस्ट के आर्टिकल, नहीं सॉरी, किसके आर्टिकल से वो अफेक्टेड थे? थॉमस माल्थस के। किस चीज पर वो आर्टिकल था? पॉपुलेशन पर बेस्ड था। इनकी थ्योरी का क्या नाम था? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी या थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और इन्होंने अपनी थ्योरी किस में पब्लिश की थी? एक बुक में पब्लिश की थी जिसे कहा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डार्विन की थ्योरी के दो की कंसेप्ट है, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है और ब्रांचिंग डिसेंट, मतलब पहले से जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हीं से जो डिसेंट बनेंगे वो नई स्पीसीज बनाएंगे। तो बेसिकली ब्रांचिंग हो रही है, नई तरह के स्पीसीज बनते जाएंगे। आपको पूछ सकते हैं कि डार्विन की थ्योरी के दो की कंसेप्ट क्या होंगे, तो एक तो नेचुरल सिलेक्शन और एक ब्रांचिंग डिसेंट। अब डार्विन की थ्योरी जो थी उनकी सर्टेन ऑब्जर्वेशन या सर्टेन फैक्ट्स पर बेस्ड थी। पहला कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबल होनी चाहिए साइज में, ठीक है, वेरिएशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो मेंबर्स है एक किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के उसमें काफी वैरायटी या वेरिएशंस होनी चाहिए, सारे एक जैसे नहीं होंगे। और मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड, और ज्यादातर वो वेरिएशन क्या होती है नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर भी हो सकती है। ये 4 पॉइंट ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए, इन 4 पॉइंट पर, इन 4 फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर डार्विन की थ्योरी बेस्ड थी। अब की पॉइंट क्या थे? तो पहला की पॉइंट डार्विन की थ्योरी का था ओवर प्रोडक्शन, कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई करता है वेरी फास्ट। अब आप कहोगे कि कुछ तो बहुत स्लो करते हैं, तो डार्विन ने एक एग्जांपल लिया था कि इवन एक एलिफेंट जो कि बहुत स्लो प्रोड्यूस करता है, अगर उसका भी लिया जाए और उसके हर जो ऑफ स्प्रिंग है वो सरवाइव करे, तो आने वाली 700 से 800 ईयर में काफी एलिफेंट्स अर्थ पर हो जाएंगे। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि अपने लिए कोई हो सकता है कि थोड़ा स्लो रिप्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन नेचर के हिसाब से देखा जाए तो हर जो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी जल्दी ही मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सब ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, और लिमिटेड होने की वजह से वो जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हुई है उनके हिसाब से रिसोर्सेज एडिक्वेट नहीं है, तो वो लिमिटेड होंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, उन रिसोर्सेज के लिए क्या होगा, स्ट्रगल होगा। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में क्या होगा, स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगा, और वो कंपटीशन किसके लिए होगा, सर्वाइव होने के लिए होगा। इसे कहेंगे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल स्ट्रगल कहेंगे, ठीक है। अब कुछ मेंबर जो होंगे सबके पास अलग अलग वेरिएशन है, तो कुछ मेंबर के पास ऐसी वेरिएशन होगी जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में उनको हेल्प कर रही है। उन्होंने कुछ किया नहीं है, बस उनमें कुछ ऐसी वेरिएशंस है जिसकी वजह से वो अभी जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उनके पास कुछ एडवांटेज हो गई और वो ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं। तो सम मेंबर हैव सर्टेन वेरिएशन विच हेल्प इन बेटर एडेप्टेशन इन एनवायरनमेंट। अभी का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो ज्यादा आसानी से एडेप्ट कर पाएंगे, और यही वजह है कि वो ज्यादा फिट है और उनके सर्वाइव होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए इसे क्या बोला, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो ज्यादा फिट है, ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने नंबर वो ज्यादा बढ़ा पाएंगे। These member produce more progeny compared to other, इसे सेक्सुअल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। फिर काफी जनरेशन बाद ये जो सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे अलग कैरेक्टर की वजह से एक नई स्पीसीज बना लेती है। ये थ्योरी किसकी थी, डार्विन की थ्योरी थी। अब इसके सपोर्ट में क्या कोई ऐसे है, जैसे अपन ने लेमार्क की थ्योरी को समझाने के लिए जिराफ का एग्जांपल लिया, हालांकि वो थ्योरी गलत थी, क्या डार्विन की थ्योरी को भी समझाने के लिए कुछ सपोर्ट दिए गए? तो थे, एक है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो अभी अपन समझेंगे, एक माइक्रोब्स कॉलोनी है, जहां पर अपनी बुक में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हेडिंग डाल रखी है, उसके नीचे जो इनिशियल पैराग्राफ है उसमें माइक्रोब्स का एक एग्जाम्पल है, और बेसिकली वो एग्जाम्पल जो है वो किसको समझाता है, डार्विन की थ्योरी को ही समझा रहा है, उसका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एक मैन मेड सिलेक्शन है, जहां पर अपन ने पढ़ा था कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा था, वहां पर ही आपको पीछे की तरफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, मैन मेड सिलेक्शन मिलेगा और इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ये सब पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे अपनी बुक में मैं आपको एक साथ करवा रहा हूं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन ये सपोर्ट को एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो कि अपना फर्स्ट सपोर्ट है डार्विन थ्योरी का। तो देखो क्या हुआ कि इन इंग्लैंड कलेक्शन ऑफ मोथ्स वर मेड,
मतलब क्या किया गया कि जो बटरफ्लाई या मॉथ जो होती है उनका एक कलेक्शन लिया गया इन 1850s, और ये देखा गया मतलब 1850s वो एरिया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रखा था, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो वाइट मॉथ जो थी उनके नंबर ज़्यादा थे कंपेरेटिवली डार्क वाली के। लेकिन जब ऐसा ही कलेक्शन सेम एरिया से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में लिया गया, मतलब 1920s के बाद में लिया गया, तो ये देखा गया कि उल्टा था, डार्क मॉथ के नंबर ज़्यादा थे वाइट के कंपेयर में। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो देखो बिफोर 1920s जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं था, उस समय जो ट्री जो थी उनकी ट्री वैसे कैसे ट्रंक की होती है, ब्राउन कलर की, लेकिन यहाँ पर ट्री ट्रंक कैसी है, वाइट। वाइट इसलिए क्योंकि ट्री ट्रंक के ऊपर लाइकन ग्रो कर गई और लाइकन वाइटिश कलर की होती। अब जब यहाँ पर मॉथ या बटरफ्लाई आकर बैठती है तो प्रीडेटर जो है व्हाइट वाली को नहीं देख पाते, क्योंकि व्हाइट वाली जो है वो क्या शो करती है, कैमोफ्लेज शो करती है। क्या शो करती है, कैमोफ्लेज, ठीक है। और इस कैमोफ्लेज की वजह से क्या हुआ कि व्हाइट वाली को प्रीडेटर जो थे वो आसानी से स्पॉट नहीं कर पाते थे, जिनसे उनके नंबर ज़्यादा थे। जबकि ब्लैक वाली आसानी से प्रीडेटर्स स्पॉट कर लेते थे तो वो उनको खा जाते थे, जिनसे उनके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा थे, कम थे, ठीक है। और इनसे उनके नंबर क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में इस वाली बटरफ्लाई या मॉथ के पास एक एडवांटेज है। इसकी एक वेरिएशन जो कि कलर है वो इसको कैमोफ्लेज करने में हेल्प कर रही है, जिससे इसके नंबर बढ़े और इसके नंबर ज़्यादा थे, ठीक है। अब 1920s के बाद क्या हुआ, 1920s के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो उस पर्टिकुलर एरिया पर बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, अपने स्मोक और डस्ट और ये सब इकट्ठी होने लगी। तो लाइकन जो है वो पॉल्यूटेटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। और ट्री के ऊपर वो वाइट की लेयर हट गई और जो स्मोक वगैरह था वो जमा होने लगा। अब जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का है जिसमें ब्लैक जो मॉथ या बटरफ्लाई है वो क्या कर सकती है, कैमोफ्लेज कर सकती है। अब प्रीडेटर इन्हें आसानी से क्या नहीं कर पाते, स्पॉट नहीं कर पा रहे थे, जिससे इनके नंबर बढ़ने लगे। अब वाइट जो है वो आसानी से विजिबल होने लगी, स्पॉट होने लगी, तो उनके नंबर कम थे, ठीक है। तो ये एक है कि एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है वो एडवांटेज देखो शिफ्ट भी हो सकती है। पहले व्हाइट वाली को एडवांटेज था, फिर ब्लैक वाली को एडवांटेज था, और जिसको एडवांटेज था उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से जो ज़्यादा फिट था उनके नंबर बढ़े। यही तो नेचुरल सिलेक्शन होता है। एनसीईआरटी कहती है कि एक चीज़ याद रखें कि दोनों में से कोई भी वैरायटी ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पूरी तरीके से गायब नहीं हुई, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल मैनरिज्म जो है वो एक नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करता है, मतलब उसको समझाता है कि हाँ इस तरीके से भी नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए सपोर्ट है, पहला अपन ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। अब सेकंड लेते हैं माइक्रोबियल कॉलोनी। मैं अगेन बता देता हूं ये कहां पर दे रखा है, जहां बायोलॉजिकल इवोल्यूशन टॉपिक दे रखा है उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है कि अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ए, वो किसी एक मीडियम में ग्रो कर रही है, कल्चर मीडियम में वहां पर ग्रो कर रही है, और इट इज बिकॉज दे कैन बिल्ड इन वेरिएशन टू यूटिलाइज दिस मीडियम। ये यहां पर क्यों ग्रो कर पा रही है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी वेरिएशन है जिससे ये इस मीडियम को यूटिलाइज कर सकते हैं और यहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब मान लेते हैं अपन मीडियम को चेंज कर देते हैं। मीडियम को जब चेंज किया तो इसमें से काफी बैक्टीरिया जो है वो, काफी माइक्रोब्स जो है वो मरने लग गए। लेकिन कुछ माइक्रोब ऐसे थे जिनके पास कुछ ऐसी वेरिएशंस थी जिसकी वजह से वो नए मीडियम में भी क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। ओनली दोज माइक्रोब सर्वाइव हु हैव वेरिएशन टू यूटिलाइज न्यू मीडियम, ठीक है। और मान लेते हैं कि अब अपन क्या कहेंगे, उन जो फ्यू ऑर्गेनिज्म है उनके पास बेटर फिटनेस है उस नए चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, तो अपन ऐसे कहेंगे कि नेचर ने उसका सिलेक्शन किया। These bacteria outgrow others and appear as new species, और वो एक नई स्पीसीज की तरह क्या करेंगे, मतलब अपीयर हो सकते हैं। वो पहले अपने नंबर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उनकी जो ये वेरिएशन थी जिसकी वजह से वो इस मीडियम में ग्रो कर सकते थे, वो वेरिएशन और चेंज होती रहेगी और एक्यूमुलेट होती रहेगी और वो एक नई स्पीसीज बना लेंगे, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ क्या हो गया, फिटेस्ट हो गया। दिस हैपन इन फ्यू डेज, ये कुछ दिन में हो सकता है ऐसा, क्यों, क्योंकि लाइफ फॉर्म जो है उनकी बहुत छोटी है। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अदर ऑर्गेनिज्म विथ लाइफ स्पान और लाइफ साइकिल इन ईयर्स,
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनकी लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल ईयर्स में, उनमें ऐसा होकर चेंज होकर नई स्पीसीज बनाने में काफी टाइम लगेगा। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म अ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज बनाने में काफी टाइम लगेगा। सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म और स्पीसीज इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल। इससे एक चीज और प्रूफ होती है कि नई मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा उससे नई स्पीसीज बनेगी, इसकी रेट किस पे डिपेंड करेगी कि उनकी लाइफ साइकिल कैसी है। अगर छोटी लाइफ साइकिल है तो उनसे नई स्पीसीज बहुत जल्दी बन सकती है, जैसे बैक्टीरिया के केस में कुछ दिनों में ही बन सकती है। लेकिन जिनकी लाइफ साइकिल ईयर्स में, उनके केस में नई स्पीसीज बनने में काफी साल लग सकते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी से ये तो प्रूफ होता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नेचर सेलेक्ट दोज ऑर्गेनिज्म विच आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ गिवन एनवायरनमेंट। ये एक और एग्जांपल था। थर्ड अपने जो है सपोर्ट है वो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड डोमेस्टिकेशन। देखो ह्यूमन जो है वो काफी टाइम से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट, सिक्योरिटी या किसी भी चीज के लिए क्या करता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से कुछ को चूज करता है और फिर अपने फायदे के हिसाब से जो उनको बेनिफिट दे और फिर उनके बीच में ब्रीड करवाकर नए ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ह्यूमन हैज डोमेस्टिकेट मैनी वाइल्ड एनिमल्स और क्रॉप। वाइल्ड का क्या मतलब है, जो पहले अनडोमेस्टिकेटेड थे, उन काफी एनिमल्स और क्रॉप को उसने क्या किया, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया। ह्यूमन क्रिएटेड न्यू ब्रीड, और फिर उसने नई ब्रीड भी बना दी बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड डोमेस्टिकेशन विद इन फ्यू हंड्रेड ऑफ ईयर। मतलब कुछ हंड्रेड ऑफ ईयर्स में ही उसने ह्यूमन ने क्या किया कि डोमेस्टिकेशन की वजह से और जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग थी उसकी वजह से नई ब्रीड बना दी। देखो आप 10th एनसीईआरटी देखेंगे तो एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दे रखा है, वहां पे दे रखा है कि वाइल्ड कैबेज जो होती है वो एक ही वैरायटी थी, फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग ह्यूमन ने अलग अलग उसकी चीज का क्या किया, मतलब इंपोर्टेंस के हिसाब से उसकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई। कुछ ने जो है लीफ के लिए करवाई तो वो नॉर्मल जो अपने पत्ते वाली कैबेज जो होती है वो बन गई। किसी ने फ्लावर के लिए करवाई तो वो जो कॉलीफ्लावर होती है वो बन गई। इस तरीके से एक ही कैबेज का जो मतलब वाइल्ड जो अपने ऑर्गेनिज्म था वो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म या अलग अलग तरह की स्पीसीज बना लिया। और ये सब किससे हुआ, क्योंकि ह्यूमन ने उनका क्या किया, सिलेक्शन किया और फिर डोमेस्टिकेशन किया और सेलेक्टिव ब्रीडिंग की। एक तरीके से या नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, या क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पर इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि अगर ह्यूमन आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाकर कुछ सालों में ऐसा करवा सकता है तो नेचर इतने लाखों सालों में क्यों नहीं नेचुरल सिलेक्शन से भी क्या कर सकती है, स्पीसीज बना सकती है। इट मींस नेचर कैन क्रिएट न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपने है सपोर्ट है वो है इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। मतलब कभी कभी अपने ह्यूमन के कुछ सर्टेन एक्शन जो है वो भी इवोल्यूशन करवा देते हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक कोई कॉलोनी थी, मान लेते हैं किसी बैक्टीरिया की थी, और इस पे अपन ने डीडीटी गिराया ताकि ये मरे, और इनमें से कुछ जो अपने रेड कलर के जो डॉट डॉट लगाया ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके डीडीटी के टूवर्ड्स में रेजिस्टेंस था। तो क्योंकि अपन ने डीडीटी यूज की तो ये बाकी सारे मर जाएंगे, लेकिन डीडीटी के रेजिस्टेंस जो थे वो बच गए और धीरे धीरे वो अपने नंबर बढ़ाएंगे और एक नई स्पीसीज बना लेंगे जो डीडीटी रेजिस्टेंस होगी। तो देखो अपने एक एक्शन ने क्या किया, नई मतलब कम टाइम स्केल में क्या बनाने दी, एक नई स्पीसीज बनवा दी। तो एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड हैज रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी इन मच लेसर टाइम। ठीक है, और इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का एक और एग्जांपल है जो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो अपन कर चुके हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसे आए कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से इवोल्यूशन को समझाने वाली दो एक्टिविटी समझाओ या दो कोई मतलब ऐसे प्रोसेस या कोई दो एग्जाम्पल समझाओ, तो एक तो ये है ये, और एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी है, क्योंकि अभी अपन ने समझा था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वो मौत के नंबर में चेंज क्यों हुआ था, क्योंकि पहले जो नेचुरल एनवायरनमेंट था वो ट्रंक के ऊपर व्हाइट कलर का था, तो व्हाइट वाली बटरफ्लाई ज्यादा ग्रो कर रही थी, उनके नंबर ज्यादा थे। लेकिन ह्यूमन की किसी एक्टिविटी, और क्या एक्टिविटी थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो धुआं वगैरह आया जिसकी वजह से लाइकन ग्रो नहीं कर पाई। अब जो एनवायरनमेंट था वो किसके अकॉर्डिंग हो गया, ब्लैक बटरफ्लाई के हिसाब से, क्योंकि ट्रंक जो थी उसके ऊपर लेयर बनने लग गई थी ब्लैक कलर की।
तो ये भी एक ह्यूमन के एक्शन की वजह से हुआ। तो एंथ्रोपोजेनिक से इवोल्यूशन होने के या कोई एग्जाम्पल होने के 2 एग्जाम्पल पूछे तो एक ये दे सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट थ्योरी लेते हैं अपन, म्यूटेशनल थ्योरी। तो देखो इस थ्योरी के बारे में कहां पर दे रखा है, तो जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन टॉपिक है उसका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और उसमें इस थ्योरी के बारे में पॉइंट है। तो एक और थ्योरी है जिससे इवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की गई, और ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी, ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी। ये एक मतलब डच के या फिर डच साइंटिस्ट थे, या फिर अपन कह सकते हैं हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर काम किया था। इनके अकॉर्डिंग जो लार्ज डिफरेंस होते हैं वो पॉपुलेशन में सडनली आ जाते हैं, इसका मतलब म्यूटेशन हुआ, सडन चेंज हो जाता है, और उन सडन चेंजेज की वजह से इवोल्यूशन हुआ है, ना कि ये धीरे धीरे वेरिएशन आने से काफी समय बाद इवोल्यूशन हुआ है। मतलब इवोल्यूशन हमेशा ऐसे होता था, एक सिंगल स्टेप में होता था, मतलब काफी टाइम कोई चेंजेस नहीं होता था, फिर सडनली म्यूटेशन की वजह से एकदम इतनी वेराइटी आ गई कि नई स्पीसीज बन गई। ऐसा इनका मानना था, इनकी थ्योरी का मानना था। इट इज नॉन एज साल्टेशन, इनकी जो ये था इसे साल्टेशन कहा गया, क्योंकि एक सिंगल लार्ज वेरिएशन या म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बुक में हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। बेसिकली इस पैराग्राफ में उन्होंने डार्विन की थ्योरी और डी व्रीज की थ्योरी को कंपेयर किया है। तो देखो डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसी होती है, हर जनरेशन के साथ स्मॉल वेरिएशन होती है और वो धीरे धीरे इकट्ठा होती जाती है। ठीक है, और उनकी वजह से इवोल्यूशन हुआ। जबकि डी व्रीज मानते थे कि वेरिएशन ऐसे धीरे धीरे इकट्ठी नहीं हुई, एकदम म्यूटेशन होता था, एकदम बहुत बड़ी सी एक वेरिएशन बन जाती थी म्यूटेशन की वजह से, और उसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ। डार्विन वेरिएशन जो थी स्मॉल थी और डायरेक्शनल थी, मतलब धीरे धीरे किसी डायरेक्शन की तरफ थी। जबकि म्यूटेशन जो होते हैं वो रैंडम थे, लार्ज थे, और मतलब ऐसे रैंडमली हो जाते थे, मतलब उनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है, डायरेक्शन लेस थे। अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस। डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे वेरिएशन एक्यूमुलेट होती गई, और काफी सालों बाद में क्या हुआ, मतलब बहुत टाइम बाद में इवोल्यूशन हुआ उन सारी वेरिएशन के एक्यूमुलेट होने की वजह से। लेकिन डी व्रीज मानते थे कि एक सिंगल स्टेप में क्या हो गया होगा, इवोल्यूशन हो गया होगा। बहुत टाइम तक एक जैसी स्पीसीज चली, फिर म्यूटेशन की वजह से सडनली बहुत लार्ज वेरिएशन आ गई और एक ही स्टेप में इवोल्यूशन हो गया। जो मेन फोर्स था इवोल्यूशन के लिए डार्विन के हिसाब से वो नेचुरल सिलेक्शन था, और डी व्रीज के हिसाब से वो क्या था, म्यूटेशन था। ठीक है, इस तरह अपन आज के वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने क्या स्टडी की थी कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कौन कौन सी थी। 3 थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, और कौन सी थ्योरी थी अपने म्यूटेशनल थ्योरी। और बुक में ये 2 हेडिंग के अंदर दे रखा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हालांकि कुछ टॉपिक पहले भी दे रखे, मैंने सब एक साथ अरेंज किया, और एक पॉइंट अपने दे रखा है बुक में मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।